हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपनी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 हो चुका है। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक, जिसको हम बोलेंगे हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आखेट किसको कहा गया? आखेट क्या कहा गया है? हंटिंग को। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, मॉर्निंग में सुबह 11 बजे हमारी ज्योग्राफी के पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगेगा कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का लेवल क्या है और किस किस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपकी पॉलिटी का कंप्लीट हो चुका है, आपका पीवाईक्यू भी हो चुके हैं, पॉलिटी की सारी बुक्स भी डिटेल में हो चुकी हैं, ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई है, ज्योग्राफी के पीवाईक्यू चल रहे हैं। अब हमारा हिस्ट्री चल रहा है क्लास 6, उसके बाद क्लास 7 एंड देन क्लास 8, और उसके बाद हम हिस्ट्री के पीवाईक्यूज करेंगे। तो ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस चल रहा है। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं एक सीरीज लेकर आऊंगी, जिससे आपको जितनी भी आपकी तैयारी है वो और एक एडवांस लेवल पर हो जाएगी। अब इस चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर का नाम है आखेट, हंटिंग। हंटिंग में क्या है, इसमें आप ये जानेंगे कि जो स्टार्टिंग के टाइम पे जो मानव थे वो किस तरीके से रहते थे, कहाँ कहाँ वो जाकर रहते थे, उनका खाना किस तरीके का था, किस तरीके की वो पशुपालन करते थे, कैसे अपना खाना बनाते थे, कौन कौन से वो अनाज उगाते थे, और उनके जो खेती और पशुपालन की शुरुआत थी वो कैसे हुई थी, और आग की खोज उन्होंने किस तरीके से की, किस तरीके के अवशेष मिले हैं, ये सारा कुछ आप इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है। अब ये एक लड़का है तुषार, ये रेल यात्रा कर रहा है, जो कि दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है। तो उसे खिड़की वाली सीट मिल जाती है, जिससे कि वो क्या करता है, वो बाहर देखने लगता है। बाहर उसे पेड़ पौधे, खेत, ये सब कुछ दिखने लगा, जो कि पीछे छूटता रहता है। क्योंकि जब आप ट्रेन में बैठते हैं, विंडो सीट पे बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़े जा रहे हैं और सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है। तो उसके बाद वो कहता है कि उसके चाचा उसके कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं कि पता है, लोगों ने मान 150 साल पहले रेल की यात्रा शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई थी। मतलब बस तो बाद में आई थी, रेल तो काफी पहले आ गई थी। तो तुषार सोचने लगता है कि इस टाइम पे तो ये सारी फैसिलिटी है, तो पहले के टाइम पर मतलब क्या हुआ करता था कि लोग आना जाना किस तरीके से करते थे, या लोग अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे। तो उसके अंकल बोलते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इस चैप्टर में हम जो आरंभिक मानव है स्टार्टिंग का, वो इधर उधर क्यों घूमते थे और क्या उनका रहन सहन था, इस बारे में जानेंगे। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। मतलब आज हम उन्हें आखेट, हंटिंग और गैदरिंग मतलब खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का जो इंतजाम वो करते थे, वो इसी विधि से उन्हें जाना जाता है। तो आमतौर पर वो खाने के लिए क्या करते थे, वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, फल फ्रूट खा लेते थे, पेड़ पौधे, पत्तियां, अंडे, इस तरीके से मछली, चिड़िया, ये सब जो लोग किया करते थे। तो इस तरीके के जो समुदाय के लोग होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते। तो वो एक जगह से जो दूसरी जगह पर जाते थे, उसके बहुत सारे रीजंस थे। अगर हम पहले रीजन की बात करें, तो वो पहला रीजन उसका ये आता है कि जब वहां वो एक जगह रह रहे हैं और उसी जगह वो आसपास शिकार कर रहे हैं, वहीं उसके फल फ्रूट सब कुछ खा रहे हैं, तो वो एक जगह पर आकर सब खत्म हो जाता था एक टाइम के बाद। अब इतनी जल्दी तो उग नहीं सकता ना, कि अगर एक पेड़ पे फल लगे हैं, उन्होंने वो सारे फल खा लिए, तो वो दूसरे सीजन में ही तो फल आएंगे, उतने टाइम तक वो भूखे थोड़ी रहेंगे। तो ये एक रीजन था कि भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ये हो गया उनका पहला रीजन। दूसरा उनका रीजन क्या था कि जितने भी जानवर होते थे, हिरण हो गए या वो सब, वो चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो उनका शिकार करने के लिए ये लोग भी उनके पीछे पीछे जाते थे। ये हो गया इनका दूसरा रीजन। ठीक है, पहला रीजन हो गया भोजन ढूंढने के लिए जाते थे, दूसरा रीजन हो गया शिकार के लिए, क्योंकि जो जानवर होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और ये शिकार ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे जाते रहते थे। ये उनका हो गया दूसरा रीजन। अब तीसरे रीजन की बात करते हैं। तो तीसरा रीजन क्या होता था कि वही मैंने जो बताया कि पेड़ फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए उनकी तलाश एक मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते रहते थे। और जो इनका पहला रीजन था, पहले रीजन में इन्होंने बताया था कि ज्यादा दिनों तक एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते, तो आसपास के पेड़ पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। और तीसरा रीजन भी सिमिलर ही है कि एक सीजन में ही फल आएगा, तो अगले सीजन के लिए इन्हें फिर ढूंढना पड़ता था। और इनका फोर्थ रीजन क्या था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी, पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं है, तो ये झील, झरने, नदी में ही सब कुछ मिलता
मिलता था, तो इनका पानी कभी सूखता है और कुछ झीलों के नदियों में बारिश के बाद ही मिल पाता था। तो ऐसी झील और नदी के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, तो पानी के लिए भी ये इधर उधर जाते रहते थे। अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, मतलब अगर आपको इनके बारे में जानकारी लेनी है तो आपको किस तरीके से वो सारी नॉलेज मिल सकती है। इसका आंसर है, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रहालय किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी, हड्डी, इन सब के औजार बनाए हैं और ये औजार आज भी आपको मिल जाएंगे। तो इनसे क्या करते थे, वो फल फूल काट रहे हैं, हड्डी या मांस को काट रहे हैं, पेड़ की छाल हो गई, जानवरों की खाल उतारने के लिए इन सब का वो यूज करते थे। और उसमें क्या करते थे, जैसे कि इस तरीके से उन्होंने कुछ औजार बनाया, इस तरीके से उन्होंने औजार बनाया, तो यहाँ पर वो क्या करते थे, वो लकड़ी का एक हैंडल लगा देते, जिसको इन्होंने मुट्ठा कहा है। मुट्ठे लगा कर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। मतलब इस तरीके से हैंडल लगाकर वो अपने भाले, हथियार इस तरीके से बनाते थे। कुछ का यूज तो ये लकड़ी काटने के लिए करते थे, झोपड़ी बनाने के लिए औजार भी बनाते थे, और कुछ का मांस मछली काटने के लिए, इस तरीके के फल फूल काटने के लिए भी किया करते थे। अब जैसे पत्थर के औजार का उपयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए कर रहे हैं, और एक तरफ है कि जानवरों की खाल से जो वस्त्र बनाते थे उसको सिलने के लिए भी अपने औजारों का यूज करते थे। अब यहाँ पर बात आती है रहने की जगह निर्धारित करना। यहाँ पर एक ये मानचित्र इन्होंने दिया हुआ है और पूरे चैप्टर में इस मानचित्र से ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बीच बीच में इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बहुत सारी चीजें इस मानचित्र से इन्होंने बताई हुई हैं। अब जैसे कि लाल त्रिकोण वाले स्थान पे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेट खाद्य संग्रहालय होने के प्रमाण मिले हैं, मतलब लाल त्रिकोण। अब अगर ये रहे लाल त्रिकोण वाली जगह कौन सी है, एक तो ये रहा यहाँ पर, एक ये रहा और एक यहाँ पर ये रहा। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या चीजें मिली हैं, ये इन्हें मिला है पूरा स्थल है जहाँ पर आखेट खाद्य संग्रहालयों के होने के प्रमाण मिले। इसके अलावा और भी कई स्थान हैं जहाँ पर ये रहते थे। यहाँ पर इसमें तो सिर्फ कुछ गिने चुनों को ही बताया गया है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे तो वो बताते रहेंगे कि और मानचित्र में क्या क्या चीज है। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग इन्हें ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। ये भी एक उनका रीजन था इधर उधर घूमने का, कि जहाँ पर उन्हें अच्छे पत्थर मिल सके और वो उनसे अपने औजार बना सकें। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी, और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। जैसे कि लास्ट चैप्टर के मैप में आपने देखा था कि नर्मदा घाटी कहाँ पर है, उसी के आसपास ये गुफाएं थी। अब शैल चित्रकला, इससे हमें क्या पता चलता है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र भी मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र है। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्राइंग इन्होंने यहाँ पर करी हुई है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये आता है यहाँ पर पुरास्थल। पुरास्थल क्या होता है, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। अवशेष मतलब जहाँ पर ये पता चला है कि जैसे कहीं कुछ लोग सर्च करने के लिए जाते हैं तो वहां पर कुछ बर्तन मिल गए, कुछ औजार मिल गए, तो वहां से उन्हें पता चल गया कि हाँ भाई इस जगह को उन्होंने क्या कहा है, उस जगह को इन्होंने पुरास्थल कहा है। तो ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वो वहीं छोड़ गए। जैसे कि जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र, नदी के तल में भी ऐसी चीजें मिल जाती हैं, और इसके बारे में डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आग की खोज। जैसे कि ये कुरनूल गुफा ढूंढो, उसके यहाँ पे लास्ट में था, नीचे बार ट्राइंगल शेप में था रेड कलर की कुरनूल गुफा। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष मिले हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो आरंभिक लोग थे वो आग जलाना भी सीख गए थे। आग का इस्तेमाल वो कई कार्यों के लिए कर सकते थे, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, और जितने भी खतरनाक जानवर थे उनको दूर भगाने के लिए वो आग का यूज कर सकते थे। आज की डेट में आप आग का यूज किस किस लिए करते हैं, यह बताइए। यहाँ पर है नाम और तिथियां। नाम और तिथियां क्या है, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे थे। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते थे। यहाँ पर आपको अपने नोट्स में लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं आरंभिक काल। आरंभिक काल मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है। उसके आगे आप डैश लगाइए। उसको कौन सा काल कहते थे, आरंभिक काल को पुरापाषाण काल।
ठीक है, इस तरीके से आप लिखिए अपने नोट्स में, जो आपने हिस्ट्री की नोटबुक बनाई होगी। और यह शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर, तो इसका नाम हो गया पुरा मतलब पुराना, और पाषाण किसको बोला गया है, यहाँ पर पत्थर को बोला गया है। तो यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। इसी से आपको पता चल गया, जैसे कि पुरा आपने उसके आगे लिख दिया पुराना, पुरा के आगे आपने लिख दिया पुराना, और पाषाण के आगे आपने लिख दिया पत्थर। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो काल है आरंभिक, ये किससे रिलेटेड है, ये पत्थर से रिलेटेड है। ठीक है, पूरा पाषाण काल 20 साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, और यहीं पर इस तरीके से बनाइए। ठीक है, आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे इस तरीके से बनाइए। यहाँ पर लिखिए आरंभिक काल, यहाँ पर लिखिए मध्यकाल, और यहाँ पर लिखिए उत्तरकाल। ठीक है, तीनों हो गए। अब यहाँ पर मानव इतिहास 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी है, मतलब जो सारा सार है हिस्ट्री का वो यही है। अब हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं, उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रेथोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डी लकड़ी के मतलब जो हैंडल लगे होते थे और आरी जैसे औजार मिले हैं। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इसके दौरान बनाए जाते थे। और जो अगले युग की शुरुआत हुई थी वो लगभग 10,000 साल पहले से होती है, जिसे कि नव पाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है होम। अब हमने कुछ स्थानों के नाम लिए हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर में आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आता है बदलती जलवायु। अब बदलती जलवायु क्या होती है, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए थे और गर्मी बढ़ने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ गई जो घास खाकर जिंदा रहते थे। मतलब जब बदलाव आए और गर्मी बढ़ी तो जो घास थी वो उगने लगी। अब घास उगने लगी तो जितने भी ये जानवर थे जो कि घास खाते थे वो आने लगे, तो इनकी जो तादाद थी वो बढ़ गई और जो संख्या भी बढ़ गई इनकी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आ गए। इनके खाने पीने की आदतें, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरतों के पालन के लिए सोचने लगे होंगे। इसीलिए मछली भी ये वाला जो एरा था उसमें मछली भी भोजन के रूप में यूज करी जाती थी। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत ये किस तरीके से हुई थी। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ये किसी ने उगाए नहीं थे। इन इलाकों में उपमहाद्वीप में क्या हुआ, गेहूं, जौ, धान ये सब चीजें अपने आप ही उगने लगी। तो महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उनको ये भी समझ में आने लगा कि ये जो अनाज है वो कब पककर तैयार होगा, किस तरीके से इसको पैदा करना है, किस तरीके से इसको उगाना है। तो ऐसा करते करते वो क्या हो गए, वो कृषक बन गए, मतलब किसान बन गए। और इसके साथ साथ लोग क्या करने लगे कि अपने घरों के, जैसे कि उन्होंने अपना घर बनाया और उसके घर के आसपास इस तरीके से चारा रखने लगा। तो जितने भी जानवर जो चारा खाते थे वो उनकी तरफ आकर्षित होने लगे और उन्होंने वहां पर उनको पालना शुरू कर दिया। भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने के लिए उन्होंने उत्साहित किया और जो ज्यादातर झुंड में रहते थे और घास खाते थे उन लोगों को, उन जानवरों को इन्होंने पालना शुरू कर दिया था। और जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा भी ये किया करते थे और धीरे धीरे वो पशुपालक भी हो गए, मतलब धीरे धीरे उन्होंने उनको रखना भी शुरू कर दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया। ये क्या होती है, लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। मतलब पौधे उगाए, जानवरों की देखभाल करी तो क्या हो गई, घरेलूकरण हो गया। अपनाए गए पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधे या जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी वजह यह थी कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों का चयन करते थे। उदाहरण के लोग पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। साथ ही उनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनको सुरक्षित रख सके। अब उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, मतलब हिंसा वाले नहीं होते थे, जो पालतू जानवर जिन्हें हम कह सकते थे। कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे अलग होते थे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते थे। जैसे कि ये हो गए, यहाँ पर ये है पालतू जानवर का और ये है जंगली जानवर का।
दांत है यहाँ पर, सुअर का है ये। इस पूरी प्रक्रिया में धीरे धीरे चलती रही और यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो सबसे पहले फसल उगाई गई थी वो कौन सी उगाई गई थी, तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं गेहूं और जौ ऐसी फसल है जो कि सबसे पहले उगाई गई थी। और सबसे पहला जो जानवर पाला गया था वो कौन सा था, कुत्ता, डॉग। एक नवीन जीवन शैली। अब नवीन जीवन शैली की बात करते हैं यहाँ पर। तुम किस पौधे के बीज बोकर देखो, तुम पाओगे कि विकसित होने में कितना वक्त लगता है। कुछ दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, साल लगते हैं, और फिर उसकी देखभाल भी करी जाती है। एक समय पर एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता है। बीज बोने से लेके जब तक वो फसल बनती है उसकी सिंचाई करनी है, उसकी जितने भी खरपतवार होते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा घास उग जाती है उनको हटाना है, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करनी है, इतने सारे काम शामिल होते हैं। उसके बाद जो अनाज मिलता है उसको भी बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, उसका उपयोग भी बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक है, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, मतलब उसकी स्टोरेज की बात सोचनी पड़ी कि हम इसे किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा। इससे क्या होगा, जैसे कि इन्होंने टोकरियां बनाई हैं, जमीन में गड्ढा खोदा है, उसमें अपना इन्होंने इतनी मेहनत करी, अनाज तो उगा लिया, अब उस अनाज को कहाँ स्टोर करें, कहीं वो खराब ना हो जाए, तो ये सारी चीजें भी पहले से ही होगी। तो उन्होंने उनको स्टोर करने के लिए भी ये सारी चीजें निकाली। अब यहाँ पर बात करते हैं जानवर जो कि चलते फिरते खाद्य भंडार थे। अब जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी तो संख्या भी बढ़ती है और उनसे दूध भी मिलता है, जो कि एक भोजन का एक अच्छा स्रोत था। और यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का ही एक तरीका है। मतलब अगर आप किसी जानवर को पाल लेते हैं, किसी गाय को पालते हैं, अब सपोज आपने किसी गाय को पाल लिया तो गाय दूध भी देती है, उस दूध का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो घास भी खाती है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक तरीके से वो दूध देती है तो आपका भी पेट भरता है। तो यही सारी चीजें हैं। अब क्या है, अब हम आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। अब यहाँ पर वो ये चैप्टर में आप देखेंगे कि कई नीले वर्ग दिखेंगे आपको। इसमें प्रत्येक बिंदु में जो जगह दर्शा रहे हैं वो पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यह पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। मतलब ये जो इनके अवशेष मिले हैं, वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। मतलब जितने भी वैज्ञानिक हैं वो इन सब चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, जिससे कि ये पता चल रहा है कि ये लोग यहाँ पर थे या नहीं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष मिले हैं। अब जले हुए दाने के अनाज के अवशेष मिले तो उससे उन्होंने पता किया है कि यहाँ पर कोई तो है, या ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी और जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं ये वैज्ञानिक। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं हम स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन की ओर किस तरीके से है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, वर्तमान जो कि कश्मीर में है इस टाइम पे, कि जो लोग होते थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसको गर्तवास कहा जाता था, और उसको उतरने के लिए वो सीढ़ियां बनाते थे। ये किस चीज के काम आते थे, एक तो ठंड के मौसम में उन्हें सुरक्षा मिलती थी, तो ये उनके घर इस तरीके से होते थे जो इनकी मौसम में भी रक्षा करते थे। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दोनों ही जगह, घर के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। मतलब जब बहुत ज्यादा ठंड होती होगी तो घर के अंदर, और मौसम गर्म होता होगा तो घर के बाहर वो खाना पकाते होंगे। इसमें से बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया। मतलब चूंकि ये ऐसे नहीं थे जो पुराने टाइप के थे, ये कुछ नए तरीके थे जिनको, इसलिए इनको नव पाषाण युग में रखा गया। इनमें वे औजार भी थे जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल, ओखली और मूसल का प्रयोग आज भी हम लोग करते हैं, अनाज पीसने के लिए किया जाता है, तो ये उसी टाइम पे भी यही किया जाता था। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए जाते थे, मतलब कुछ तो ऐसे पत्थरों के बनाए जाते थे, लेकिन बहुत से औजार ऐसे भी थे जो कि वो हड्डियों से बनाते थे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से इन्होंने पत्थर के औजार बनाए हुए हैं।
ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, मतलब एक तरीके से नक्काशी भी की जाती थी। पत्थरों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग करने या खाना बनाने के लिए करने लगे, अनाज पकाने के लिए करने लगे, और साथ ही साथ लोग कपड़े भी बुनने थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। मतलब धीरे धीरे कि वो कपास के पौधे भी देखने लगे, उससे कपड़े बनाने के लिए भी देखने लगे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे हैं, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपनाया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका को चलाया करते थे। मतलब हर जगह लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने ये चीजें चेंजेस करने शुरू कर दिए। अब यहाँ पर बात करते हैं सूक्ष्म निरीक्षण, जिसमें होता है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब ये मेहरगढ़ के घर का एक इमेज दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ की स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। अब आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा वो स्थान है जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले जौ गेहूं उगाना सीखा और भेड़ बकरी पालना सीखा था? तो वो कौन सा एक स्थान हो गया? वो हो गया मेहरगढ़। मैं आपको साथ के साथ ये भी बता रही हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं, और जब आप PYQ करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर, ये आप अपने नोट्स में ना साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए। या विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जिनमें हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवर, भेड़ बकरियों की हड्डियां भी मिली हैं। अब मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे थे, जिसमें से कुछ मतलब स्टोरेज के काम में आते थे। बहुत सारी जगह पे वो अपना खाना पीना ये सारी चीजें स्टोर करके रखे थे। और मतलब मृतक के बाद समानता, मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख दिए जाते थे। जैसे कि एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें उसके मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है, संभवतः इसलिए कि वहां पर खाने के लिए रखा गया होगा। अब यहाँ पर ये कब्र का चित्र आप ये देख सकते हैं, जिसके साथ यहाँ पे बकरी का भी है। ठीक है, अब ये चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 2, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा और इसकी जो हर एक लाइन है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से अपनी नोटबुक में अपनी नोट्स बनाइए साथ में, जिससे कि लास्ट टाइम पे आपको वो नोट्स ही काम आएंगे जब आप उनको रिवाइज करेंगे। और जब आप PYQs करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बनाए हुए एक एक नोट्स में से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यही है, अब डेली आपकी शाम को 5 बजे क्लास हो रही है, तो आप उसे ध्यान से देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो लोग SST के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका इस बार डेफिनेटली एग्ज़ाम निकले। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को